सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं वेक्टर कैलकुलस सदिश कलन। पिछली क्लास में आपने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के कुछ डिडक्शंस पढ़े, उन पर आधारित कुछ रिजल्ट्स भी देखे आपने और उन पर डिपेंड कुछ क्वेश्चंस भी देखे। अब उससे आगे बढ़ते हैं। स्टोक्स थ्योरम, स्टोक की प्रमेय। ये प्रमेय क्या कहती है? स्टोक प्रमेय लाइन इंटीग्रल को और सरफेस इंटीग्रल के बीच में रिलेशन बताती है। गॉस थ्योरम क्या थी? गॉस थ्योरम सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल में रिलेशन बताती थी। और ये स्टोक्स थ्योरम है, ये क्या है? ये लाइन इंटीग्रल और ये सरफेस इंटीग्रल में बताती है। अगर पहले अपन स्टेटमेंट की बात करते हैं, कोई भी बंद वक्र या परिमित कर्वों से बना हुआ बंद वक्र, परिमित वक्रों से, बंद वक्र का मतलब क्या है? बंद वक्र जैसे ये क्लोज सरफेस हो गई, और कह रहे हैं परिमित वक्रों से बना हुआ कोई क्लोज कर्व है, जैसे ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया। अब ये क्या है? अलग अलग कर्व हैं, उन फाइनाइट कर्व से, उन कर्व से बना हुआ एक क्लोज कर्व हो गया। तो स्टोक थ्योरम क्या कहती है? किसी भी बंद वक्र या परिमित वक्रों से बने वक्र सी जिससे एक पृष्ठ एस घिरा हुआ हो पर सतत अवकलनीय सदिश फलन एफ का रेखा समाकलन वक्र सी की सीमा रेखा से घिरे पृष्ठ पर उसके कर्ल एफ के, मतलब फलन के कर्ल के कुंतल के पृष्ठ समाकल के बराबर होता है। यानी कि कोई भी फंक्शन है, वेक्टर फंक्शन एफ, तो ये एफ डॉट डी आर एलोंग दी कर्व सी। सी कौन सा है? ये वाला कर्व है जो ये कर्व बना रखा है। ये आपका जो सारे वक्रों से मिलकर बना है, ये कर्व क्या है? इसका नाम सी दे रखा है। तो इस कर्व के एलोइंग फलन एफ का लाइन इंटीग्रल कर्ल एफ के सरफेस इंटीग्रल के बराबर होगा, यानी कि एन कैप डॉट कर्ल ऑफ एफ डी एस। ये है, ये स्टोक थ्योरम का स्टेटमेंट है। एक बार पढ़ लेते हैं इसको अपन। स्टोक की प्रमेय, किसी भी बंद यानी कि समृत वक्र या परिमित वक्रों से बने वक्र सी जिससे एक पृष्ठ एस घिरा है पर सतत अवकलनीय सदिश फलन एफ का रेखा समाकल वक्र सी की सीमा रेखा से घिरे पृष्ठ एस पर कर्ल एफ के अभिलंबीय पृष्ठ समाकल के बराबर होता है। अर्थात लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल एन कैप डॉट कर्ल ऑफ एफ डी एस। यहाँ वेक्टर एन कैप क्या है? एन कैप पृष्ठ एस के अवलंब की दिशा में इकाई सदिश है, यूनिट वेक्टर है। एक बार और पढ़ते हैं स्टोक्स थ्योरम। द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन एफ अराउंड एनी क्लोज कर्व सी or a finite number of curves forming the complete boundary of curve C is equal to the surface integral of curl F taken over any surface S enclosed by the curve C. That is line integral F dot dr equal to surface integral n cap dot curl of F ds, where n cap is the unit vector at any point of surface F. यूनिट नॉर्मल वेक्टर यानी अलोंग दी नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑफ द सरफेस एफ। तो ये आपके स्टोक्स थ्योरम की बात हुई। हाँ, इसका कार्टेशियन फॉर्म भी देख सकते हैं आप। समतलीय पृष्ठ एक्स वाई तल के लिए कार्तीय रूप अपन क्या लिख रहे थे? आप लिख रहे थे लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर किसके बराबर था? ये सरफेस इंटीग्रल एन कैप डॉट कर्ल ऑफ एफ डी एस, ये लिख रहे थे अपन। तो एफ अगर एक्स वाई तल में ले रहे हैं तो एक्स, ये समतलीय पृष्ठ लिया है और पृष्ठ भी कौन सा? एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन में अपन यहाँ मान लेते हैं सपोज वेक्टर एफ इक्वल टू एफ वन आई कैप प्लस एफ टू जे कैप, ये तो फलन एफ है, प्लस एफ थ्री के कैप। और चूंकि एक्स वाई तल में ले रहे हैं तो एक्स आर बराबर क्या लेंगे आप? एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप लेंगे। जेड वाली टर्म नहीं आएगी क्योंकि एक्स वाई प्लेन में तो एक्स और वाई होंगे।
और तो देयरफॉर डी आर बराबर क्या आ जाएगा, डी आर बराबर आ जाएगा डी एक्स आई कैप, मतलब जेड वाली टर्म नहीं होगी, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप और डी जेड वाली टर्म नहीं होगी। तो देयरफॉर एफ डॉट डी आर ये किसके बराबर हो जाएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दें तो आई वाली टर्म का आई वाली टर्म से होगा, जे वाली टर्म का जे वाली टर्म से होगा और के वाली टर्म का होगा ही, क्योंकि के वाली टर्म है नहीं तो जीरो हो जाएगी। तो वो आ जाएगा एफ वन डी एक्स प्लस एफ टू डी वाई। ये तो लेफ्ट हैंड साइड की बात हो गई। अब कर्ल ऑफ एफ की बात करते हैं। कर्ल ऑफ एफ कितना आता है ये आप जानते हैं। कर्ल ऑफ एफ अपन लिख देते हैं डिटरमिनेंट की सहायता से। एक बार और दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई कैप जे कैप के कैप फर्स्ट रो में हो गए। सेकंड रो में क्या आएगा, डेल डेल एक्स डेल डेल वाई डेल डेल जेड। और थर्ड रो में क्या आएगा, एफ वन एफ टू एफ थ्री, जो वेक्टर एफ है उसके आई जे के कंपोनेंट आ गए। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं फिर, आई कंपोनेंट कितना आएगा, ये आएगा डेल एफ थ्री ओवर डेल वाई माइनस डेल एफ टू ओवर डेल जेड। ये तो आई कैप का कोफिशिएंट हो गया। फिर जे कैप वाली टर्म लेते हैं। जे कैप में क्या आएगा, डेल डेल जेड ऑफ एफ वन, यानी कि डेल एफ वन ओवर डेल जेड माइनस डेल एफ थ्री ओवर डेल एक्स। ये आपका जे कैप हो गया। प्लस के कैप वाली टर्म कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगा डेल एफ टू ओवर डेल एक्स माइनस डेल एफ वन ओवर डेल वाई के कैप। ये आ गया। अच्छा, चूंकि एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन सा होगा, एन कैप क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू लिख देते हैं। अब एन कैप डॉट कर्ल ऑफ एफ, तो एन कैप तो क्या हो गया, के कैप हो गया, और कर्ल ऑफ एफ की जगह ये सारी टर्म लिख दी। अच्छा, अब चूंकि डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो के कैप आई कैप वाली टर्म से जीरो हो जाएगा। के कैप डॉट आई कैप जीरो, के कैप डॉट जे कैप जीरो, के कैप डॉट के कैप वाली आएगी। तो ये क्या बनेगा, ये आ जाएगा आपके पास डेल एफ टू ओवर डेल एक्स माइनस डेल एफ वन ओवर डेल वाई। ये रहा, ये एन कैप डॉट कर्ल एफ की बात हो गई। और लेफ्ट हैंड साइड में एफ डॉट डी आर था, ये आ गया। तो इसका मतलब ये थ्योरम क्या आ गई, जो लाइन इंटीग्रल था, लाइन इंटीग्रल तो आ गया अपने पास एफ वन डी एक्स प्लस एफ टू डी वाई। ये तो कर्व के अलोंग। और राइट साइड में क्या लिखा था आपने, सरफेस इंटीग्रल। तो सरफेस इंटीग्रल क्या था, एन कैप डॉट कर्ल ऑफ एफ डी एस। तो उसकी जगह ये आ जाएगा डेल एफ टू ओवर डेल एक्स माइनस डेल एफ वन ओवर डेल वाई डी एस। डी एस के लिए डी एक्स डी वाई लिख देंगे क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है। तो ये क्या हो गया, ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म हो गई। दोबारा से देखें, स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था, लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर बराबर डबल इंटीग्रल एन कैप डॉट कर्ल ऑफ एफ डी एस। इसमें अपन ने एफ डॉट डी आर की वैल्यू लिखी कहाँ, एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन में बाकी तो सब वही है, लेकिन डी आर की जगह क्या आ गया, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड वाली टर्म नहीं है। तो ये दोनों वैल्यू रख दी तो किसके बराबर आ गया, लाइन इंटीग्रल एफ वन डी एक्स प्लस एफ टू डी वाई बराबर सरफेस इंटीग्रल डेल एफ टू ओवर डेल एक्स माइनस डेल एफ वन ओवर डेल वाई इंटू डी एक्स डी वाई। तो ये स्टेटमेंट अपन याद रखेंगे। इसको एक बार और पढ़ लेते हैं। समतलीय पृष्ठ यानी एक्स वाई तल के लिए कार्तीय रूप, किसका कार्तीय रूप, स्टोक्स थ्योरम का। कार्टेशियन फॉर्म फॉर ए प्लेन सरफेस एक्स वाई प्लेन। माना कि पृष्ठ का तल एक्स वाई तल है जिसका अभिलंब जेड अक्ष है। तो जेड अक्ष है तो उसमें क्या हो जाएगा, जो एफ डॉट डी आर है वो तो एफ वन डी एक्स प्लस एफ टू डी वाई के बराबर हो गया, और जो सरफेस इंटीग्रल एन कैप कर्ल एफ था वो इसके बराबर हो गया। तो इस तरह से आपकी ये न्यूमेरिकल करने के लिए ये वाला रिजल्ट काफ़ी यूजफुल है, ये आएगा। तो ये स्टोक्स थ्योरम की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दे दिया एग्जाम्पल 101, स्टोक प्रमेय की सहायता से समाकल लाइन इंटीग्रल ई टू दी पावर एक्स डी एक्स प्लस टू वाई डी वाई माइनस डी जेड का मान ज्ञात करो।
जहाँ वक्र सी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और जेड इक्वल टू 2। पहले अपन एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे थे, अब एक्स वाई प्लेन में नहीं है, ये एक्स वाई प्लेन में नहीं है तो कहाँ है, एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है। ये तो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये वाला प्लेन है। ये कौन सा है, जेड इक्वल टू 0 है, एक्स वाई प्लेन। लेकिन उसने क्या लिख दिया है वहाँ लिख दिया है जेड इक्वल टू 2। जेड इक्वल टू 2 क्या होगा, यहाँ से 2 हाइट ऊपर आ जाएगा, ये जेड इक्वल टू 2 हो गया। तो जेड इक्वल टू 2 है, तब भी डी जेड बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक्स वाई प्लेन में हो या एक्स वाई प्लेन के पैरेलल, एक्स वाई प्लेन के पैरेलल जेड इक्वल टू 2, तो डी जेड बराबर क्या होगा, फिर भी 0 हो जाएगा। तो स्टोक प्रमेय जो पहले लगाई थी वही एप्लीकेबल होगी। क्या लगाई थी आपने स्टोक प्रमेय, ये था लाइन इंटीग्रल, ये f1 dx प्लस f2 dy बराबर सरफेस इंटीग्रल डेल f2 ओवर डेल x माइनस डेल f1 ओवर डेल y dx dy, ये था। देखो दोबारा देख लेते हैं, लाइन इंटीग्रल f1 dx प्लस f2 dy बराबर सरफेस इंटीग्रल डेल f2 ओवर डेल x माइनस डेल f1 ओवर डेल y dx dy। तो यही अपन ने दोबारा ले रखा है आपको। इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। गिवन इंटीग्रल दिया समाकल, बल्कि दिया रेखा समाकल कह सकते हैं आप इसको, अभी मैंने समाकल ही लिख दिया है। e टू दी पावर x dx एलोंग द कर्व c है प्लस 2/dy माइनस dz प्लस 2/dy माइनस dz सिंस z इक्वल टू 2 देयरफॉर dz इक्वल टू 0। z इक्वल टू 2 दे रखा है, कांस्टेंट है, तो देयरफॉर dz 0 हो गया। तो क्या हो गया, दोबारा लिख देते हैं, e टू दी पावर x dx प्लस 2/dy, ये आ गया। अब ये किसके बराबर होगा, अगर कंपेयर करें यहाँ पर, तो f1 कितना है, f1 आपका e टू दी पावर x है और f2 कितना है आपका 2y है। f1 e टू दी पावर x, f2 2y, ये किसके बराबर हो गया, फिर दोबारा देख लेते हैं एक बार उसे। ये डेल f2 ओवर डेल x माइनस डेल f1 ओवर डेल y, इसका सरफेस इंटीग्रल है, तो वही अपन वहाँ लिख देते हैं फिर। दिस इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल डेल f2 ओवर डेल y, डेल f2 क्या है अपने पास 2y है, माइनस डेल f1 ओवर डेल x, ये कितना है e टू दी पावर x है, dx dy। दोबारा देखें, डेल f2 ओवर डेल x और डेल f1 ओवर डेल y गलत लिख दिया अपन ने, डेल f2 ओवर डेल x और डेल f1 ओवर डेल y, ये सरफेस इंटीग्रल। अब 2y के x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है तो 0 होता है, 0, और e टू दी पावर x का y के रेस्पेक्ट में ये भी 0, तो 0 माइनस 0 dx dy, यानी कि सरफेस इंटीग्रल किसका कर रहे हैं अपन, 0 का, और 0 का इंटीग्रल तो क्या होगा 0। इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनल आंसर आपका 0 आ गया। दोबारा से देख लें, इंटीग्रल क्या दे रखा था आपको, लाइन इंटीग्रल e टू दी पावर x dx प्लस 2y dy माइनस dz, ये दे रखा था। और चूंकि एक्स वाई प्लेन के पैरेलल प्लेन दे रखा है, जो सतह कौन सी है, z बराबर 2, z बराबर 2 है तो dz बराबर 0 हो गया, तो यहाँ आपने लिख दिया। अब ये देखें, ये कौन सी फॉर्म हो गई, लाइन इंटीग्रल f1 dx प्लस f2 dy के बराबर हो गया। इसको अपन स्टोक थ्योरम से कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें, सरफेस इंटीग्रल में। तो सरफेस इंटीग्रल में क्या आता है, सरफेस इंटीग्रल डेल f2 ओवर डेल x माइनस डेल f1 ओवर डेल y। f2 के लिए 2y था, 2y के x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0, माइनस f1 के लिए क्या था, e टू दी पावर x, e टू दी पावर x का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव फिर 0, तो 0 माइनस 0 यानी कि सरफेस इंटीग्रल 0 dx dy।
तो वो 0 आ गया। तो अपना जो क्वेश्चन दे रखा था इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर 0 आ गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बेहद आसान स्टोक थ्योरम की सहायता से आपने कर लिया। ऐसे एग्जाम में भी आते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम वाला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन 102। यदि सी वक्र y बराबर रूट एक्स और y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर रूट एक्स और y बराबर एक्स स्क्वायर से परबद्ध क्षेत्र की परिसीमा हो, तब लाइन इंटीग्रल 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर डी एक्स प्लस 4y माइनस 6x बाई डी वाई इक्वल टू वाट, ये पूछा है। अगेन, इफ सी इज द बाउंड्री ऑफ द एरिया बाउंडेड बाई द कर्व y इक्वल टू रूट एक्स एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन लाइन इंटीग्रल दिस इक्वल टू वाट। अब ये कौन कौन से कर्व हो गए, y इक्वल टू रूट एक्स, y इक्वल टू रूट एक्स, या आप कह सकते हैं y स्क्वायर बराबर एक्स। y स्क्वायर बराबर एक्स तो पैराबोला होता है। कौन सा पैराबोला होता है, y स्क्वायर बराबर एक्स पैराबोला मैं बना दूं पहले। y स्क्वायर बराबर एक्स ये पैराबोला होता है, ये y स्क्वायर बराबर एक्स है। लेकिन आपको y स्क्वायर बराबर एक्स नहीं कहा है, आपको क्या कहा है, y बराबर रूट एक्स। तो y बराबर रूट एक्स सिर्फ ये ऊपर वाला पोर्शन होगा, ये y बराबर रूट एक्स हो गया। यहाँ से y स्क्वायर बराबर एक्स लेते तो पूरा एरिया, पूरा कर्व आता एक्स अक्ष के ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। लेकिन आपसे y बराबर रूट एक्स का था तो y बराबर रूट एक्स में सिर्फ ये वाला हिस्सा आ गया। दूसरा कर्व दे रखा है y बराबर एक्स स्क्वायर, तो y बराबर एक्स स्क्वायर ये वाला पैराबोला होगा, इधर से इधर ये y बराबर एक्स स्क्वायर हो गया। दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये तो 1,1 और यहाँ आपका ये 0,0, ये ओरिजिन O। तो रीजन कौन सा हुआ फिर आपका, रीजन फिर अपन देख लेते हैं इसमें। रीजन आपका ये हो गया। अब दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर अपन। क्वेश्चन क्या है, यदि सी वक्र y बराबर रूट एक्स तथा y बराबर एक्स स्क्वायर से परबद्ध क्षेत्र की परिसीमा हो, तो सी कौन सा हो गया, ये जो लाइन बाउंड्री बन रही है, मैं दोबारा बना दूं इस बाउंड्री को। ये बाउंड्री मैं बना देता हूं यहाँ से यहाँ तक। ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री कैपिटल सी बता रखा है इस कर्व का नाम। तब वो कह रहा है ये हो, तब इस लाइन इंटीग्रल को पता करो किसके बराबर आएगा। तो लाइन इंटीग्रल क्या है, इसको उसी तरह से देखते हैं। यहाँ F1 बराबर तो है आपके पास, उससे ही कंपेयर करते हैं अपन स्टोक थ्योरम से। F1 बराबर है 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर, और F2 बराबर क्या है आपके पास, F2 बराबर है 4y माइनस 6x। और लाइन इंटीग्रल यानी कर्व सी के सारे लिया गया लाइन इंटीग्रल वक्र, वो फलन f का उस वक्र से घिरे हुए सरफेस पर सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है। मैं दोबारा लिखता हूँ इसको। सिंस स्टोक प्रमेय की सहायता से f डॉट डी आर एलोंग द कर्व सी ये बराबर होता है n कैप डॉट कर्ल ऑफ एफ डी एस सरफेस इंटीग्रल। और कौन सी सरफेस, उस कर्व से घिरी हुई सरफेस वो है। और इसका जब वो लिखते हैं अपन कार्टेशियन रूप, तो वो क्या आता था, f1 dx प्लस f2 dy एलोंग द लाइन C, ये बराबर हो जाता है डबल इंटीग्रल, और यू कैन से सरफेस इंटीग्रल डेल f2 ओवर डेल x माइनस डेल f1 ओवर डेल y dx dy, ये सरफेस इंटीग्रल आ जाता है। तो अब यही लिखते हैं, अपने पास क्या दे रखा है, जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं फिर। 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dx, तो देयरफॉर लाइन इंटीग्रल 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर dx प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर dx प्लस 4y माइनस 6x बाई dy प्लस
4y माइनस 6x बाई डी वाई। अब इस इंटीग्रल को लिखें अपन, किसके बराबर हो जाएगा? तो देखिए डबल इंटीग्रल डेल F2 ओवर डेल x, ये F2 है, इसका x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें। 4y का डेरिवेटिव 0 माइनस 6x बाई का माइनस 6y आ गया, माइनस डेल F1 ओवर डेल y, इसका y के रेस्पेक्ट में, ये F1 है, 3x स्क्वायर का 0 माइनस 8y स्क्वायर का कितना हो गया? माइनस 16y dx dy। अब आपकी लिमिट लगाएं, पहले बाई की लिमिट लगाएंगे। तो बाई की लिमिट फिर अपन देखते हैं जो आपने फिगर बनाया था। बाई वेरीज फ्रॉम लोअर कर्व टू अपर कर्व, बाई का मान नीचे वाले कर्व से ऊपर वाले कर्व तक जाएगा। ये डबल इंटीग्रल से आप जानते हैं, नीचे वाले कर्व पर क्या है? एक्स स्क्वायर, ऊपर वाले कर्व पे क्या है? रूट एक्स। तो बाई की लिमिट चली गई है आपकी एक्स स्क्वायर से रूट एक्स तक, और x की लिमिट जाएगी जो रीजन है उसमें लेफ्ट हैंड कॉर्नर से राइट हैंड कॉर्नर तक। यहाँ x बराबर 0 और यहाँ x बराबर 1 है, तो x की लिमिट हो गई आपकी 0 to 1। तो स्टोक्स थ्योरम की सहायता से जो ये इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल दे रखा था, आपने सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लिया। माइनस 6y माइनस माइनस प्लस 16y, तो ये कितना हो गया? डबल इंटीग्रल, ये 10y हो गया dx dy। y वेरीज फ्रॉम एक्स स्क्वायर टू रूट एक्स एंड x वेरीज फ्रॉम 0 to 1। अब पहले इसका y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। तो x वाला जो पहला इंटीग्रल है वो तो ऐसे कैसे रखा, 10y, y का कितना होगा? y स्क्वायर अपॉन 2, 10y स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 5y स्क्वायर हो गया, और लिमिट लगा दिया आपने एक्स स्क्वायर टू रूट एक्स डी एक्स। अब पहले क्या किया आपने? 5 को तो आउटसाइड रख लिया, इंटीग्रल का साइन ऐसे कैसे रहा? बाई के लिए रूट एक्स लिखा, बाई स्क्वायर यानी कि रूट एक्स स्क्वायर, वो एक्स हो गया। फिर बाई के लिए एक्स स्क्वायर लिखा, वो एक्स टू द पावर 4 हो गया डी एक्स। अब इसको फिर एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं। क्या आ गया? 5 आउटसाइड है, x का इंटीग्रल हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, और x टू द पावर 4 का इंटीग्रल हो गया x टू द पावर 5 अपॉन 5, लिमिट 0 to 1। अब लिमिट लगा दी, पहले आप अपर लिमिट लगाते हैं, 5 तो आउटसाइड है, ये 1/2 माइनस 1/5 माइनस 0 0 हो गया, तो ये आ गया आपके पास 5/2 माइनस 1 यानी 3/2। तो पहले तो आंसर चेक कर लेते हैं, फिर दोबारा रिवाइज करते हैं इसे। हाँ, आंसर ये आ गया सेकंड ऑप्शन 3/2, ये आ गया। अब स्टार्टिंग से दोबारा देखते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं दोबारा से क्वेश्चन। इफ़ कर्व सी इज़ द बाउंड्री ऑफ द एरिया बाउंडेड बाई कर्व बाई इक्वल टू रूट एक्स एंड बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कर्व्स बाई इक्वल टू रूट एक्स एंड बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन लाइन इंटीग्रल 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर डी एक्स प्लस 4y माइनस 6x बाई डी वाई इक्वल टू वाट एलोंग दी कर्व सी। सी कौन सा कर्व है? सी कर्व दे रखा है आपका y बराबर रूट एक्स और y बराबर एक्स स्क्वायर से घिरा हुआ कर्व जो एरिया है उसकी बाउंड्री है वो। तो पहले आपने y बराबर एक्स स्क्वायर आपने कर्व लिया और y स्क्वायर बराबर एक्स का ऊपर वाला पोर्शन लिया जो y बराबर रूट एक्स से बन रहा है। y स्क्वायर बराबर एक्स तो पूरा पैराबोला हो जाता है, अपन ने बनाया था पहले, मैं दोबारा बना दूं उसी को। ये y बराबर एक्स स्क्वायर नहीं, y स्क्वायर बराबर एक्स ये वाला था, लेकिन आपको कौन सा चाहिए था? y बराबर रूट एक्स। तो y बराबर रूट एक्स इसका सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा लिया, और ऊपर वाला हिस्सा फिर अपन ने कौन सा देख लिया? ये वाला। और y बराबर रूट एक्स और y बराबर एक्स स्क्वायर दोनों से जो बाउंडेड एरिया है और इसकी जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री का नाम सी कर्व दे दिया, ये सी है ये वाला। तो इस सी से घिरे हुए क्षेत्रफल, मतलब सी पर ये लाइन इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी थी। तो लाइन इंटीग्रल को पहले अपन ने किस में कन्वर्ट किया वो देखते हैं। लाइन इंटीग्रल को अपन ने सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट किया। कैसे? आप जानते हैं लाइन इंटीग्रल f1 dx प्लस f2 dy बराबर सरफेस इंटीग्रल
डेल F2 ओवर डेल एक्स माइनस डेल F1 ओवर डेल वाई डी एक्स डी वाई। किससे जानते हैं? ये स्टोक्स थ्योरम से। अपना क्वेश्चन ये दे रखा था, ये लाइन इंटीग्रल था। तो लाइन इंटीग्रल में इसमें आप देखें F1 dx, तो F1 के लिए क्या दे रखा है आपको? 3x² माइनस 8y² दे रखा है। और F2 के लिए क्या दे रखा है? F2 के लिए दे रखा है 4y माइनस 6xy दे रखा है। तो इस लाइन इंटीग्रल को किस में बदलें अपन? सरफेस इंटीग्रल में बदलें। तो पहले आपने सरफेस इंटीग्रल में क्या आएगा? डेल F2 ओवर डेल एक्स माइनस डेल F1 ओवर डेल वाई। तो यहाँ से अपन ने डेल F1 ओवर डेल एक्स निकाला, फिर तो डेल F1 ओवर डेल वाई निकाला। डेल F1 ओवर डेल वाई तो आ गया माइनस 16y, और डेल F2 ओवर डेल एक्स ये आ गया आपके पास यहाँ से डेल F2 ओवर डेल एक्स। F2 आपका ये रहा, x के रेस्पेक्ट में 4y का 0, यहाँ x, तो ये माइनस 6y आ गया। तो इसको अपन ने क्या किया? यहाँ सरफेस इंटीग्रल में बदला। तो डेल F2 ओवर डेल एक्स उसकी जगह तो लिख दिया आपने माइनस 6y, माइनस डेल F1 ओवर डेल एक्स, डेल वाई की जगह लिख दिया आपने, नहीं, ये डेल F2 ओवर डेल एक्स के लिए माइनस 6y और डेल F1 ओवर डेल वाई के लिए माइनस 16y। तो माइनस 6y माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस 16y, ये प्लस 10y आ गया। और लिमिट dx dy की लिमिट चाहिए थी, तो y की लिमिट कहाँ जाएगा? फिर अपन फिगर पर आते हैं। y की वैल्यू लोअर कर्व से अपर कर्व तक जाएगी। लोअर कर्व पे y का मान x² है, अपर कर्व पे y का मान √x है, और x की वैल्यू लेफ्ट हैंड कॉर्नर से राइट हैंड कॉर्नर तक जाएगी। लेफ्ट हैंड कॉर्नर के कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0, तो x बराबर 0 है। राइट कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 1,1, तो x बराबर 1 है। तो इस तरह से अपन ने यहाँ y की लिमिट लगा दी x² से √x, और x की लिमिट लगा दी 0 से 1। अब सबसे पहले आपने tan y को इंटीग्रेट किया y के रेस्पेक्ट में, तो tan y का इंटीग्रल हो गया y² 10 y² 5y² हो गया। लिमिट लगाई, पहले y के स्थान पर √x लिखा, फिर y के स्थान पर x², तो कितना हो गया? x माइनस x⁴ dx। अब इसको फिर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया। x का इंटीग्रल कितना आ गया आपके पास? x²/2। 5 तो आउटसाइड था, ऐसे कैसे रखा? x का इंटीग्रल x²/2 और x⁴ का इंटीग्रल x⁵/5, लिमिट 0 to 1। अब आपने पहले x बराबर 1 लिखा, तो 1/2 माइनस 1/5, माइनस x बराबर 0 लिखा, वो 0 आ गया। फिर 5 आउटसाइड है, 5 × 1/2 माइनस 1/5 यानी कि 5/2 माइनस 1 3/2। तो इस तरह से ये 3/2 आपका आंसर आया। यानी पहले आपने क्या किया? स्टोक्स थ्योरम की सहायता से लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट किया, और सरफेस इंटीग्रल को आपने रूटीन तरीके से जैसे करते थे उससे सॉल्व किया। लाइन इंटीग्रल को भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ अपन को कहा ही नहीं, आपको कहा था ये इंटीग्रल निकालना है। आपको क्या कहा था? आपको ये कहा था यदि c इस वक्र की सीमा हो, यदि c वक्र y बराबर √x तथा y बराबर x² से परबद्ध क्षेत्र की परिसीमा हो, तो इसका इंटीग्रल का मान निकालना था। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको याद हो तो जब लाइन इंटीग्रल अपन पढ़ रहे थे तब अपन ने किया था, तब ऐसे यही दो कर्व दे रखे थे। अब फंक्शन मुझे याद नहीं है यही था या दूसरा था। तब वहाँ अपन ने क्या किया था? पहले 0 से लेके, जैसे ये नाम a है तो 0 से a तक इस कर्व के सारे y बराबर x² के सारे, फिर a से o तक y बराबर √x के सारे किया था। तो लाइन इंटीग्रल भी इंटीग्रेट कर सकते थे। ये जब अपन लाइन इंटीग्रल पढ़ रहे थे तब ऐसा क्वेश्चन किया था, वहाँ देखेंगे। अब अपन ने क्या किया? अब ये आसान हो गया क्वेश्चन। आसान कैसे हो गया? लाइन इंटीग्रल को स्टोक्स थ्योरम की सहायता से आपने सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लिया, और सरफेस इंटीग्रल में जो डबल इंटीग्रल tan y dx dy आए, x और y की लिमिट लगा दी, और सामान्य तरीके से इंटीग्रेट हो गया, 3/2 आ गया। अब फिर आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन 103। एक सदिश क्षेत्र f बराबर sin y i कैप प्लस x टाइम्स 1 प्लस cos y j कैप के द्वारा व्यक्त किया जाता है। मतलब ये वेक्टर फंक्शन दे रखा है जो इसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो लाइन इंटीग्रल, ये लाइन इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल f डॉट dr का मान वृत्तीय पथ x² + y² बराबर a²
z इक्वल टू 0 पर है, यानी इस फलन का लाइन इंटीग्रल निकालना है इस कर्व पर। वृत्तीय पथ कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और z इक्वल टू 0। z इक्वल टू 0 यानी कि एक्स वाई प्लेन में हो गया। तो ये जो कर्व बन रहा है सर्किल आपका, इस सर्किल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इनकी रेडियस ए है, सेंटर 0 0 है एक्स वाई प्लेन में, इसलिए z बराबर 0 है। दोबारा से वेक्टर फील्ड f इक्वल टू साइन बाई आई कैप प्लस एक्स टाइम्स 1 प्लस कोस बाई जे कैप एक्सप्रेस्ड बाई लाइन इंटीग्रल f डॉट डी आर, देन द वैल्यू ऑफ द सर्कुलर पथ इज ऑन दिस, मतलब वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल ऑन दिस सर्कुलर पथ, मतलब जो इस पथ पर इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखें f डॉट डी आर, एक तो f डॉट डी आर से कर सकते हैं, लेकिन अपन स्टोक थ्योरम की सहायता से करते हैं। स्टोक थ्योरम की सहायता से क्या होगा, ये लाइन इंटीग्रल f डॉट डी आर बराबर हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल, क्या लिखेंगे फिर इसमें, कर्ल ऑफ f, कर्ल ऑफ f निकाल सकते हैं या फिर अपन उसमें चेंज करेंगे। मैं लिख देता हूँ एक बार, एन कैप डॉट कर्ल ऑफ f डी एस, लेकिन यहाँ चूंकि वो f1 और f2 दे रखे हैं, आपको f की वैल्यू दे रखी है, वो इस तरह से देख सकते हैं f1 आई कैप प्लस f2 जे कैप। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पेज पर लेता हूँ, दिया समाकल, या आप कह सकते हैं दिया रेखा समाकल, कितना है ये, f के लिए लिखा हुआ है आपके पास साइन बाई आई कैप, f डॉट डी आर लेना है आपको। तो एक बार तो मैं वही लिख देता हूँ, f डॉट डी आर। अब f के लिए क्या लिख दें, जो आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, साइन बाई आई कैप प्लस एक्स टाइम्स 1 प्लस कोस बाई जे कैप, ये तो f कैप, f दे रखा है आपको, डॉट डी आर। अब डी आर, आर क्या है, एक्स वाई प्लेन में है, तो एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप आएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ये आ गया। फिर आपने डॉट प्रोडक्ट कर दिया, साइन बाई आई कैप और डी एक्स, तो ये बन जाएगा आपके पास साइन बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू 1 प्लस कोस बाई डी वाई, ये बन गया। यानी कि अब उससे कंपेयर करें स्टोक थ्योरम से, ये f1 dx प्लस f2 dy हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, सरफेस इंटीग्रल डेल f2 ओवर डेल x, यानी कि डेल डेल x ऑफ f2, ये लिख दिया x इंटू 1 प्लस कोस बाई, माइनस डेल f1 ओवर डेल बाई डेल f1 कितना हो जाएगा यहाँ, साइन बाई ए, और ये आएगा आपके पास डी एक्स डी बाई, ये आ गया। तो अब देखें, और सरफेस कौन सी है, वो अभी आपको सर्किल दे रखा था, अभी उसको दोबारा ट्रेस कर लेते हैं। हाँ देखें, डबल इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, वो तो 1 प्लस कॉस बाई आ गया। साइन बाई को बाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, वो भी कॉस बाई आ गया। और ये डी एक्स डी बाई या डी एस लिख सकते थे, तो अब ये कॉस बाई कैंसिल हो गई, डबल इंटीग्रल डी एक्स डी वाई। अब ये तो एरिया आ गया। अब एरिया कौन सा आएगा, यहाँ जो एरिया दे रखा है सर्किल वाला एरिया आएगा। सर्किल कौन सा है आपके पास, जिसका सेंटर तो ओरिजिन पर है, और इक्वेशन दे रखी है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, जेड इक्वल टू 0 यानी कि एक्स वाई प्लेन में। तो ये एरिया कौन सा हो गया, ए त्रिज्या वाले सर्किल का क्षेत्रफल हो गया। जो कर्व आपका सी है, उससे घिरा हुआ जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल आएगा, और वो पृष्ठ कौन सा है, ए त्रिज्या वाला वृत्त। तो ए त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल
कैलकुलेशन भी कर सकते हैं पर कोई आवश्यकता नहीं है। कैलकुलेशन में फिर वही जो अपन डबल इंटीग्रल में करते थे, तो ये पाई ए स्क्वायर आ गया। तो पहले आंसर देख लेते हैं फिर रिपीट करेंगे। हाँ, ये सेकंड इसका आंसर आ गया, पाई ए स्क्वायर। दोबारा पढ़ लें एक बार क्वेश्चन। एक सदिश क्षेत्र f बराबर साइन बाई आई कैप प्लस एक्स टाइम्स 1 प्लस कॉस बाई जे कैप के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो लाइन इंटीग्रल f डॉट डी आर का मान वृत्तीय पथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर जेड बराबर 0 पर कितना है वो बताइए। पर है ये पूछा है, कौन सा है वो ऑप्शन दे रखे हैं आपको। दोबारा पढ़ते हैं। ए वेक्टर फील्ड f इक्वल टू साइन बाई आई कैप प्लस एक्स टाइम्स 1 प्लस कॉस बाई जे कैप expressed by this integral, then the value of the integral on circular path is, मतलब इसकी वैल्यू देखनी है। सर्कुलर पथ ये है, इस पर इसकी वैल्यू क्या आएगी वो आपको पता करना है। तो वो आपने निकाल लिया, पाई ए स्क्वायर है। अब कैसे है देखते हैं। इस इंटीग्रल को लिख देते हैं एफ डॉट डी आर। कैसे लिखा आपने, दिया समाकल एफ डॉट डी आर, फिर f आपको दे रखा है। f क्या दे रखा था, साइन बाई आई, लाइन इंटीग्रल साइन बाई आई कैप प्लस एक्स टाइम्स 1 प्लस कॉस बाई जे कैप डॉट डी आर। डी आर आर चूँकि एक्स वाई प्लेन में सर्किल दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, जेड इक्वल टू 0। जेड इक्वल टू 0 मीन्स एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन में तो जेड वाली टर्म नहीं आएगी। तो आर बराबर क्या लिखा आपने, एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप। तो देयरफॉर डी आर क्या हो गया, डी एक्स आई कैप प्लस डी बाई जे कैप। डॉट प्रोडक्ट किया, आई वाली टर्म का आई वाली टर्म से, जे वाली टर्म का जे वाली टर्म से, बाकी 0 हो जाएंगी। तो वो हो गया लाइन इंटीग्रल साइन बाई डी एक्स प्लस एक्स ब्रैकेट 1 प्लस कॉस बाई डी बाई। अब ये कौन सा आ गया, अब ये मैं दोबारा बता देता हूँ कौन सी फॉर्म आ गई। ये आ गया अपने पास लाइन इंटीग्रल f1 dx प्लस f2 dy, इस रूप का इंटीग्रल आ गया। दोबारा देखें क्या है आपके पास, इंटीग्रल साइन बाई डी एक्स प्लस एक्स ब्रैकेट 1 प्लस कॉस बाई डी बाई, और लाइन इंटीग्रल दे रखा है। तो कौन सा आ गया, जो अपन ने लिखा f1 dx प्लस f2 बाई। लेकिन स्टोक्स थ्योरम से अपन जानते हैं ये किसके बराबर है, ये है सरफेस इंटीग्रल डेल f2 ओवर डेल x माइनस डेल f1 ओवर डेल y डी एक्स डी वाई के बराबर है। तो इसी को यूज किया आपने, तो फिर वहाँ क्या लिख दिया, ये डेल f2 ओवर डेल x, यानी कि f2 क्या था, x इंटू 1 प्लस कॉस बाई, इसका x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, माइनस डेल f1 ओवर डेल y, साइन y का y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, और डी एक्स डी वाई लगा दिया। तो ये तो आ गया 1 प्लस कॉस बाई, यहाँ से आ गया माइनस कॉस बाई, माइनस तो पहले से था कॉस बाई कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया, सरफेस इंटीग्रल डी एक्स डी वाई। अब यहाँ फंक्शन तो है ही नहीं, कोई फंक्शन इंटीग्रल नहीं है, इसका मतलब जो भी सरफेस है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। सरफेस कौन सी है, सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर से घिरा हुआ एरिया। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यानी कि ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र तो 0 0 है और रेडियस ए। तो यानी कि इसके लिए क्या आएगा, ए रेडियस वाले सर्किल का एरिया आ जाएगा। वो आप जानते हैं वो कितना होता है, पाई ए स्क्वायर होता है। तो ये पाई ए स्क्वायर के बराबर लिख दिया। इसका मतलब ये जो लाइन इंटीग्रल दे रखा था ये पाई ए स्क्वायर के बराबर आ गया। और ये आपका ऑप्शन दे रखा था एक, देखें कौन सा ऑप्शन था, सेकेंड ऑप्शन। तो ये एग्जाम वाला देखें, फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी 2014, बेहद आसान क्वेश्चन, मैंने तो सारा एक्सप्लेन किया है। अगर इसको देख के डायरेक्ट वो आप लिखते डबल इंटीग्रल 1 डी एक्स डी वाई आ जाता, और डी एक्स डी वाई यानी कि जो वक्र सी से घिरा हुआ क्षेत्र है उसका एरिया डायरेक्ट लिख देंगे, और वो दिखाई दे रहा है सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो इसका एरिया आप जानते हैं पाई ए स्क्वायर। तो इस तरह से स्टोक्स थ्योरम की बात हुई। स्टोक्स थ्योरम की कार्टेशियन रूप भी आया और उस पर डिपेंड 1-2 क्वेश्चन भी किए आपने, एग्जाम वाले क्वेश्चन भी ले लिए। तो आप देख सकते हैं वेक्टर कैलकुलस में बिल्कुल सेट पैटर्न है। गॉस थ्योरम वाले क्वेश्चन आपने देखे, बिल्कुल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और उससे पहले आइडेंटिटी वाले देखे। अब आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं, फिर एक थ्योरम और बची है वो फिर अगली क्लास में लेते हैं।
फिर एग्ज़ाम वाले क्वेश्चंस पे आएंगे। सभी को नमस्कार।